हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टेस्ला एजुकेशन में। और आर के राजपूत का ये तीसरा लेक्चर है। ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और तीसरा लेक्चर जो क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 50 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो विद्युत का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस मटेरियल का बना होता है। तो ये टंगस्टन का बना होता है। लेकिन अब इसके अतिरिक्त यहाँ पे कार्बन और एल्यूमिनियम निकल की बात आई है, तो इनको भी हम जानते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं। तो कार्बन का यूज क्या होता है, रजिस्टर बनाने में और बुश बनाने में, जो कि जनरेटर में और मोटर में करंट को कलेक्ट करने के लिए इनका यूज होता है। और एल्यूमिनियम का यूज कहाँ होता है, एल्यूमिनियम तो सबको पता है कंडक्टर है, और इसका यूज जो है ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि जगहों पे होता है। और निकल की बात आती है तो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और जो है टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए निकल का यूज होता है, जो कि एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ए 3 ओम रजिस्टर हैविंग 2 एम्पेयर करंट विल डिसिपेट द पावर ऑफ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया है आई की वैल्यू दे दिया है 2 एम्पियर और आर की वैल्यू दे दिया है कितना 3 ओम। पावर यहाँ पे निकालनी है, तो फॉर्मूला सीधे आप लगा दीजिए, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे 12 वाट इसकी यहाँ पे पावर जो है निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, शायद ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक फार्मूला और होता है, अगर जो वोल्टेज दिया रहे डायरेक्ट हम और रेजिस्टेंस दिया रहे पावर निकालनी हो, तो वहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, दोनों फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। Which of following is true? A galvanometer with low resistance in parallel is a voltmeter. A galvanometer with high resistance in parallel is a voltmeter. A galvanometer with low resistance in series in a ammeter. तो आप देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन सही है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि एमीटर होता है, जो कि बहुत ही माइन्यूट सी करंट को जो है ये मेज़र करता है। ठीक है, इंडिकेट कर देता है कि हाँ यहाँ पे करंट यूज होता है। गैल्वेनोमीटर का कहाँ यूज होता है, आप देखे होंगे जब हीटर स्टोन ब्रिज बनता है तो बीच में जो ये लगाया जाता है ये गैल्वेनोमीटर होता है, और ये बहुत ही हल्की करंट अगर यहाँ पे फ्लो होती है उसे भी ये डिनोट कर देता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है और इस सीरीज में यूज होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। द रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्यू मीटर ऑफ वायर कंडक्टर इज क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ज़ीरो, लो, हाई, वेरी हाई। तो कोई भी कंडक्टर हो कुछ ना कुछ तो उसका रेजिस्टेंस होता ही है, लेकिन हम हाई नहीं कह सकते, प्रैक्टिकली ज़ीरो भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका लो। ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो उसका रेजिस्टेंस लो कैटेगरी में आता है। और रेंज में आपको बता देता हूँ, लो, मीडियम और हाई की 0 से 1 ओम तक के जो रेजिस्टेंस आते हैं ये आते हैं लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और 1 से लेके 0.1 मेगा ओम तक जो रेजिस्टेंस आते हैं वो मीडियम की कैटेगरी में आते हैं, और 0.1 मेगा ओम से ऊपर के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो हाई की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, डायरेक्ट जो है कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 54, इफ़ ए पैरेलल सर्किट इज ओपन इन द मेन लाइन द करंट। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट है और ये ओपन हो जाता है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज इन द ब्रांच ऑफ द लोएस्ट रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन ईच ब्रांच, इज जीरो इन ऑल ब्रांच, इज जीरो इन द हाईएस्ट रेजिस्टिव ब्रांच। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट है और यहाँ से जो है मान लीजिए कई सारे रेजिस्टेंस लगे हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। मान लीजिए अब एक रेजिस्टेंस अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे जो करंट आ रही थी वो तो हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट जीरो हुई वो या तो यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा इन दोनों के रेजिस्टेंस पे। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहीं करंट ज़्यादा हो जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा हमारा रेजिस्टेंस वहाँ करंट कम होगी। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है,
इंक्रीज इन द ब्रांच ऑफ द लोएस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सही है। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 यानी 55 नंबर के क्वेश्चन पे। इफ़ ए वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड इन लेंथ इट रेजिस्टेंस बिकम, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये 0.2 ओम का रेजिस्टेंस है और इसकी जो लेंथ है वो डबल कर दी जाती है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके एरिया के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि फार्मूला यही होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया। तो एरिया के बारे में कुछ नहीं दिया तो डायरेक्टली हम लेंथ के प्रोपोर्शनल मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 2, तो 0.4। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 0.4 ओम रेजिस्टेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 360 वोल्ट बल्ब आर इन पैरेलल अक्रॉस द 60 वोल्ट पावर लाइन इफ वन बल्ब बर्न्स ओपन, ठीक है, तो क्या कह रहा है, तीन जो है 60 वाट के बल्ब हैं और पैरेलल में 60 वोल्ट पावर से जो है ये कनेक्ट हुए हैं। इफ़ वन बल्ब बर्न, एक बल्ब जो है वो जल जाता है तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, देखिए ये हमारे जो हैं 3 बल्ब लगे हैं जो कि पैरेलल में है। यहाँ से निकाल देते हैं टर्मिनल और यहाँ से मान लीजिए सप्लाई दी जाती है, ठीक है। अब एक जो है अगर बर्न हो जाता है तो इससे इस सर्किट पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा जो है इक्वल होता है, तो इसलिए जो है सर्किट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर यही सीरीज में होता है ये कनेक्शन, ठीक है, इस तरह से एक बल्ब यहाँ होता, एक बल्ब यहाँ होता और एक यहाँ होता और यहाँ सप्लाई कनेक्ट होती, ठीक है, तब जो अगर ये बर्न होता तो ये सर्किट जो है ओपन हो जाता, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो जाता और ये यहाँ पे जो पावर जीरो हो जाती, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। द 4 बल्ब्स 40 वाट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी अक्रॉस देम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, 4 बल्ब हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं और एक बैटरी से कनेक्ट है, तो इसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन ये है, द करंट थ्रू ईच बल्ब इज सेम, द वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज नॉट सेम, द पावर डिसिपेशन इन ईच बल्ब इज नॉट सेम, नन ऑफ द एबव। तो इसके बारे में देखते हैं। क्या कह रहा है कि ये आपके 4 बल्ब हैं, ठीक है, ये 4 बल्ब जो है सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ पे आपकी मान लेते हैं बैटरी है। अब कह रहा है कि इसमें क्या सही है, द करंट ईच बल्ब इन सेम, तो करंट तो सेम ही कि सीरीज में कनेक्ट है सारे, तो करंट यहाँ पे जो भी फ्लो होगी एक ही करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो करंट सेम हो गई। द वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज नॉट सेम, वोल्टेज नॉट सेम, वोल्टेज भी सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि सारे जो है 40 वाट के हैं, ठीक है, तो सारे जो जितने भी 4 बल्ब हैं सबका रेजिस्टेंस समान होगा और वोल्टेज डिवीजन रूल से यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ जो ड्रॉप होगा, यहाँ और यहाँ चारों में सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे समझ लीजिए आप। क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ है और यहाँ पे V वोल्टेज जो है अप्लाई है। अब यहाँ पे अगर इसके अक्रॉस हमें निकालना है R1 के अक्रॉस वोल्टेज या R2, तो सीधे सीधे क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज हो उससे R1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इन दोनों के जो है योगफल से इसे डिवाइड करते हैं R1 R2 से, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है, तो जो आएगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा। अब मान लीजिए ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये वोल्टेज आधा आधा दोनों पे बराबर हो जाएगा, बस सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज नॉट सेम, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है यहाँ से। द पावर डिसिपेशन ईच बल्ब इज नॉट सेम, पावर भी सेम डिसिपेट होगी, ठीक है, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम है और रेटिंग भी सेम है, तो हमारा जो है पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता है, बाकी ये सब गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पे। टू रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected in series across the voltage source where R2 is greater than R1, the largest drop will be across,
तो अभी मैंने बताया था वोल्टेज डिवीजन रूल आपको, वही लगा दीजिए। R2 ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस ज़्यादा हो जाएगा R2 के अक्रॉस, ठीक है। क्योंकि जो है ये आप सीधे सीधे या तो यहाँ से भी याद रख सकते हैं, वोल्टेज जो है ऑलवेज जो है आर के प्रोपोर्शनल, ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आर ज़्यादा है तो वोल्टेज इसके अक्रॉस ज़्यादा ड्रॉप होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको डेरिवेट करा दिया था। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी एनर्जी यूज्ड बाय द बैटरी इफ द बैटरी हैज़ ड्राइव 6.28 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स विद द पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 20 वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल। तो ये समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि ये कोई सर्किट मान लीजिए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं, 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 20 है, ठीक है, 20 वोल्ट है। तो पावर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सीधे सीधे लगा दीजिए VI वाला फार्मूला। और यहाँ पे देखिए ये जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ये इसके 1 एम्पियर के बराबर होते हैं। मैंने अभी कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है, इतना होता है। और इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए हैं तो हम इसे 1 एम्पियर मान सकते हैं। वोल्टेज दिया आपको 20, तो 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट, सॉरी जूल। तो ये जूल आपका ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। एक क्लोज स्विच हैज रेजिस्टेंस ऑफ, कि मतलब एक बंद स्विच है उसका जो है रेजिस्टेंस कितना होता है। तो हमेशा जो है अगर स्विच जो है बंद है, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है स्विच के, ये अगर शॉर्ट सर्किटेड है तो इसका जो आर होगा वो 0 होगा। और आइडियली अगर ये ओपन है, ठीक है, इस तरह से है तो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ याद रखिएगा। और ये चीज़ यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी स्विच जो है आइडियली अगर है तो पावर जो है एब्जॉर्ब या डिसिपेट कुछ नहीं करता है, ठीक है, वहाँ पे पावर 0 होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 या 18 में, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है अबाउट 1000 ओम, ठीक है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, ठीक है। हीट जो है क्यों होती है अगर किसी कंडक्टर या किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो जानते रहिए ये फार्मूला होता है I²R जो होता है, इसी के कारण जो है हीट होती है। ये आप फार्मूला पढ़ेंगे H=I²RT, जहाँ टाइम है, ठीक है। यही फार्मूला यूज होता है आपके जो जितने भी उपकरण होते हैं पानी गर्म करने का या फिर जो भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं इसी पे बेस्ड होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, रिएक्टेंस, दूसरा क्या है, कैपेसिटेंस, तीसरा एम्पीडेंस, चौथा क्या है, डी है। तो रेजिस्टेंस के कारण ही हीट उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, द इंसुलेशन ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट, टू प्रिवेंट शॉक, बोथ ऑफ द एबव फैक्टर्स, नन ऑफ द एबव। तो इंसुलेशन किस लिए दिया जाता है, ताकि कोई लीकेज करंट ना फ्लो हो और शॉक ना लगे। अगर टच हो जाए बॉडी में तो हमें शॉक ना लगे, इसलिए इसका यूज होता है। तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो और नॉर्मल जो घरेलू वायर यूज होते हैं डोमेस्टिक, वहाँ पे PVC का इंसुलेशन होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ठीक है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, इस पर जो इंसुलेशन दिया जाता है ये किसके बेस पे दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कंडक्टर है तो ये करंट बेस पे होता है या वोल्टेज पे। तो करंट से कोई मतलब नहीं होता इंसुलेशन का, याद रखिएगा। ये हमेशा जो है वोल्टेज पे डिपेंड करता है, कितना वोल्टेज है उस हिसाब से इंसुलेशन दिया जाता है। ऑप्शन में क्या क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ऑन द कंडक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बोथ ए एंड बी।
तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ऑन द कंडक्टर। करंट से कोई लेना देना नहीं होता इसका। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट है तो यहाँ पे करंट सेम, अगर पैरेलल सर्किट कह दिया आपसे तो यहाँ पे वोल्टेज सेम। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0 द रेजिस्टेंस आर इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड वोल्टमीटर रीडिंग विल। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, ये 0 है और इसे हम बढ़ाते हैं तो वोल्टमीटर की रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सीधे सीधे देखो, ये बैटरी से वोल्टमीटर यहाँ कनेक्ट है, मतलब बैटरी का टोटल वोल्टेज वोल्टमीटर के अक्रॉस आ रहा है, इस रेजिस्टेंस से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो ये जो वोल्टमीटर रीड करेगा वो टोटल बैटरी का वोल्टेज रीड करेगा। तो इसका जो सीधे सीधे आंसर होगा वो रिमेन अनचेंज। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सेम कंडीशन में बना रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे ये जान लीजिए वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और आइडियल के कंडीशन में इन्फानाइट होता है, और एमीटर का आइडियल के कंडीशन में 0 होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ द बैटरी हैज़ सम फिनिट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर रीडिंग विल। मतलब ये पहला वाला फिगर था, ये वाला, इसमें अगर बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसकी रीडिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है और हम बैटरी क्या लिए हैं, लगभग से हम आइडियल मान के चल रहे हैं, इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे वोल्टमीटर लगा है, तो जो वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो इसके वोल्टेज और इसके वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे आई आर जो ड्रॉप होगा वो और ये दोनों ऐड होंगे। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का कुछ होगा तो इससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पहले ये रीड कर रहा था, अब ये भी रीड करेगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसकी रीडिंग ओवरऑल होगी वो बढ़ के मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, ये तो हो चुका है। ए 40 watt bulb is connected in series with a room heater. If now 40 watt bulb is replaced by 100 watt bulb, the heater output will। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, समझने को मिलेगा आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ से कह रहा है कि ये मान लीजिए ये हीटर है, ठीक है, और इसके क्रॉस एक बल्ब लगा है, वो 100 वाट का है। अब यहाँ से पावर की हम सप्लाई देते हैं। पहले तो ये था 40 वाट का, ठीक है, 40 वाट का था पहले, अब बाद में इसे हटा दिया गया और यहाँ 100 वाट का बल्ब लगा दिया गया। तो 100 वाट का बल्ब लगा दिया गया तो पावर जो होती है रेजिस्टेंस की इन्वर्सली होती है। पावर अगर बढ़ गई तो यानी कि रेजिस्टेंस घट गया, तो रेजिस्टेंस घट गया तो यहाँ पे करंट जो ज़्यादा फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो इसके अक्रॉस, हीटर के अक्रॉस जो I²R होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए पावर डिसिपेशन जो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, तो हीट आउटपुट कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। ए 500 वाट 220 वाट बल्ब इज सप्लाइड विद 110 वोल्ट, पावर कंज्यूमशन बाय द बल्ब विल बी। ठीक है, तो बल्ब के दौरान पावर कितनी खपत होगी। यहाँ पे 500 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट की जगह से 110 दिया जा रहा है, तो 500 वाट का है, 220 वोल्ट है। ठीक है, तो 110 वोल्ट दिया जा रहा है, तो पावर कंजम्पशन क्या होगा। तो यहाँ पे फार्मूला वही वाला यूज करेगा जो भी मैंने पहले बताया था, P = V²/R। ठीक है, यहाँ से पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो बल्ब का रेजिस्टेंस जो भी आएगा, मान लीजिए R' आ गया। ठीक है, पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालिएगा आप, उसके बाद जो आएगा रेजिस्टेंस उसे इस फार्मूले में पुटअप कर दीजिएगा। क्या, 110 और जो यहाँ पे आप निकाले हैं इससे। ठीक है, यहाँ पे 220 रखिएगा, यहाँ पे 220 रखना है और यहाँ पे 500 वाट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे R की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो आएगी उससे इसे डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये 1 to 4 करके कुछ आएगा,
लगभग 25 के। तो यहाँ पे दिया है स्लाइटली लेस देन 125 वाट, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो है 125 वाट से थोड़ी कम ही पावर यहाँ पे जो है कंज्यूम होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ। इन एन इलेक्ट्रिक केटल वाटर बॉयल्स इन 10 मिनट्स, इट्स रिक्वायर्ड टू बॉयल द बॉयलर इन 15 मिनट, मतलब 15 मिनट यूजिंग सेम सप्लाई मीन्स। कह रहा है कि अगर हम सीधे सीधे समझिए आप कि कोई एक इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, मान लीजिए ये है, और ये 10 मिनट में पानी को उबाल देती है। अब हमें इसे 15 मिनट टाइमिंग बढ़ाना है, यानी 10 से 15 मिनट कर देना है। तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन क्या है, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी इंक्रीज, लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन हीटिंग ऑफ वाटर, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ से सीधे सीधे समझ लीजिए कि पहले मान लीजिए इसकी लेंथ इतनी रही होगी, तो पानी का जो जितनी भी पानी के पार्टिकल्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इससे टच में होंगे। अब अगर इसकी लेंथ आधी कर दी जाए, मान लीजिए, ठीक है, आधा हाथ खत्म करिए, तो सीधे सीधे टाइम डबल हो जाएगा। अब हमें 15 करना है, 10 से 15 मिनट करना है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम कुछ ना कुछ इसके पार्ट्स को हटा देंगे, यानी ये रेजिस्टेंस पहले से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड बी डिक्रीज, तो हमें घटाना होगा इसकी लेंथ को, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन वर्कड फ्रॉम। तो इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब किस पे वर्क करता है? डीसी सप्लाई ओनली, एसी सप्लाई ओनली, बैटरी सप्लाई ओनली, ऑल ऑफ द एबव। तो ये कह रहा है कि देखिए यहाँ से कोई भी बल्ब है, मान लीजिए मान लीजिए यही वाला जो है टंगस्टन वाला ही है, तो यहाँ पे चाहे एसी हो चाहे डीसी, ठीक है, आई स्क्वायर दोनों में आएगा, ठीक है। तो हम कोई भी सप्लाई यूज कर सकते हैं हीट प्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई दोनों, तो ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। बैटरी भी हो सकती है, ये भी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। रेजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन लैम्प स्पेस एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका किस तरह वेरी होता है? तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन लैम्प एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज, मतलब वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देख लीजिए क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज हम अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हीट ज़्यादा, यानी पावर की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। जब हीट ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने के कारण इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। जिसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसलिए हम जो है ऑप्शन बी लगा देंगे यहाँ पे कि बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, ल्यूमिनस इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो देख रहे हैं आप कि कोई भी करंट अगर फ्लो होता है, मान लीजिए कंडक्टर में, ये हमारा कंडक्टर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो पहली बात तो यहाँ पे फील्ड बन जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही। और ल्यूमिनस इफेक्ट, अगर मान लीजिए कि ये हाई रेजिस्टिव है तो ल्यूमिनस इफेक्ट भी आ जाएगा यहाँ पे। अगर थर्मल इफेक्ट, अगर ज़्यादा आर रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर तो आना ही आना है। तो जो 2 या 3 ऑप्शन मिल जाते हैं तो ज़्यादातर यही है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप इसे मार सकते हैं एग्जाम में, ऑल ऑफ द एबव सही हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं, और केमिकल इफेक्ट का यूज आप जानते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में यही इफेक्ट यूज होता है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ। Resistance of a material always decreases if temperature of material is decreases, temperature of material is increases, number of free electron available become more। तो यहाँ पे सबसे इफेक्टिव जो ऑप्शन है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वाला है। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो जो मटेरियल होगा वो ज़्यादा कंडक्टिव होगा, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज टू बी हाई, व्हाट शुड बी लो। मतलब हमें अगर किसी भी मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा अगर चाहिए होगी, ठीक है, तो क्या कम होना चाहिए? इनपुट फॉर लॉसेस, ट्रू कंपोनेंट ऑफ पावर, किलोवाट आवर कंज्यूम्ड, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो पावर क्या होती है बेसिकली, यहाँ से समझिए आप, पावर जो एफिशिएंसी जो होती है वो आउटपुट,
ठीक है, अपॉन इनपुट, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट, ठीक है, अपॉन लॉसेस प्लस आउटपुट, ठीक है। तो अगर हम लॉसेस को कम कर दें यहाँ पे तो इसकी वैल्यू जो है आपको ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि इधर देखिए न्यूमरेटर जो है सेम है और डिनोमिनेटर जो है लो हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन हमारा, लॉसेस, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉसेस अगर कम होगी तो मशीन ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है कि लॉसेस से जो है मशीन की इफिशियंसी प्रभावित होती है। तो आज का सेशन बस इतना ही था, ठीक है। और कल इससे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। पूरा आर के राजपूत आपके लिए जो है ख़त्म कराया जाएगा इसी चैनल पे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।